everybody, this is दिगराज सिंह राजपूत. वेलकम टू आवर चैनल. इस वीडियो में हम कंज्यूमर राइट्स वाले चैप्टर का ये जो हमारा टॉपिक है कंज्यूमर मूवमेंट, इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं. पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि कंज्यूमर जो है वो मार्केट प्लेस में कहां पे है. कंज्यूमर इन दी मार्केट प्लेस जो टॉपिक था हमारा, तो उसमें हमने समझा कि कंज्यूमर बड़ा वीक है, वल्नरेबल है, उस पोजीशन पे है. कैसे वीक है, वल्नरेबल है? तो वो एक्सप्लॉइट हो सकता है आसानी से, और इसी कारण से कंज्यूमर राइट्स की बात उठी. ठीक है, अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है कंज्यूमर मूवमेंट. देखो कंज्यूमर मूवमेंट क्या है. हमने देखा कि कंज्यूमर को प्रोटेक्शन की जरूरत है. अब ऐसा नहीं कि रात में कंज्यूमर सोया, सुबह गवर्नमेंट ने बोला आज से तुम्हें पूरी सुरक्षा दी जाएगी कंज्यूमर. तो ये जो अधिकार मिले ना हमें कंज्यूमर राइट्स के फॉर्म में, ये रातों रात नहीं मिले हैं. हम एक्सप्लॉयटेटिव सिचुएशन में थे एज ए कंज्यूमर. आज हमारे पास राइट्स हैं. तो ये यहां से यहां तक की जो जर्नी है, ये जर्नी एक स्ट्रगल के थ्रू गुजरी है. ठीक है, लोगों ने आवाज उठाई, प्रोटेस्ट किया, धरने पे बैठे, तब जाके अधिकार मिले. तो ये जो पूरा स्ट्रगल था, इस स्ट्रगल को आपने ब्रांड कर दिया कंज्यूमर मूवमेंट के नाम से. ठीक है, तो मतलब इस टॉपिक में हम वही पढ़ेंगे कि हाउ द कंज्यूमर्स आर हैविंग द राइट्स व्हिच दे हैव टुडे. वो कैसे इवॉल्व हुआ, तो उस चीज को हम क्या करने वाले हैं, उस चीज को हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. शुरू करते हैं यहां से. एक बड़ा अच्छा सा स्टेटमेंट है, मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता किसने दिया, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है, तो दिस इज समथिंग विच एक्सप्लेन्स एवरीथिंग इन द कंट्री, इनफैक्ट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड. नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. कहीं भी कुछ भी हो रहा है ना, तो उसके पीछे कारण रहता है. वो कारण क्या है कि उस चीज की जरूरत थी. जैसे अगर आप देखोगे, प्रिंट कल्चर वाला चैप्टर पढ़ा आपने, उसमें प्रिंट कल्चर में क्या था कि फास्ट प्रिंटिंग टेक्निक चाहिए थी, नीड थी, इन्वेंट कर दी गुटनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस. तो जहां जरूरत होगी वहां पे इन्वेंशंस हो जाएंगे. फाइन. तो वैसे अगर आप यहां समझोगे तो कंज्यूमर राइट्स की जरूरत थी. ठीक है, क्यों जरूरत थी? क्योंकि अराउंड द वर्ल्ड आप देखेंगे तो ये जो कंज्यूमर राइट्स के लिए कंज्यूमर मूवमेंट चलाए जा रहे थे, आंदोलन किए जा रहे थे, तो इसलिए किए जा रहे थे बिकॉज देयर वाज अ ह्यूज डिससैटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर्स एज many unfair practices were being indulged in by the sellers. ठीक है, तो जितने भी सेलर्स थे जो सामान बेच रहे थे, तो वो सामान बेचने वाले लोग क्या है कि बहुत सारी अनफेयर प्रैक्टिसेस में इंडल्ज थे, कहीं ना कहीं गलत तरीके से सामान बेच रहे थे. कंज्यूमर्स का अल्टीमेटली लॉस हो रहा था. ठीक है, तो ये जरूरत थी कि इस कंज्यूमर के लॉस को बचाया जाए. अब कंज्यूमर का लॉस हो रहा था, और उसी के पैरेलल में जैसे अगर आप देखोगे ना, तो देयर वाज नो लीगल सिस्टम अवेलेबल टू कंज्यूमर्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन इन द मार्केट प्लेस. तो कंज्यूमर्स के साथ सेलर्स तो गलत कर ही रहे थे, साथ ही साथ उस गलत से बचने के लिए जो कह सकते हैं कंज्यूमर्स थे, उनके पास में कोई प्रोटेक्शन भी नहीं था, कोई राइट्स भी नहीं थे. तो इस इशू की अगर आप सीरियसनेस को समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहां पे कुछ तो होना चाहिए कंज्यूमर्स के लिए कि जो उन्हें प्रोटेक्शन दे सके. इनफैक्ट स्थिति ये थी, जो हमने सेलर्स एटीट्यूड देखा था पिछले वीडियो में, कि ये माना जाता था कि सामान लेना है तो लो, नहीं तो मत लो. और अगर कोई गलती हो भी रही है ना, तो वो गलती बायर की है कि तुम्हें देख के सामान लेना चाहिए था, क्यों खराब सामान लिया तुमने, उस टाइप से. ठीक है, तो इट वॉज प्रिज्यूम्ड दैट इट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स टू बी केयरफुल बाय बाइंग अ कमोडिटी और सर्विस. अगर सामान खराब निकल गया तो चाइना का माल है वो. ठीक है, उस टाइप का एक माइंडसेट था कि ये अगर आप तुम बायर हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी बन रही कि तुम देखो सामान कैसा है कैसा नहीं है. तो अब इस स्थिति में कंज्यूमर्स को राइट्स दिलवाने के लिए एक पूरा का पूरा क्या किया गया, एक स्ट्रगल किया गया. ठीक है, तो जैसे अगर आप देखोगे तो देयर वाज अ लॉन्ग स्ट्रगल इन इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड. सिर्फ भारत में स्थिति नहीं है, आपको बात बता रहा हूं 1950s 60s उस समय पे. ठीक है, देयर वाज अ लॉन्ग स्ट्रगल अराउंड द वर्ल्ड. किस चीज के लिए स्ट्रगल था? कि ये इंश्योर किया जा सके कि कंज्यूमर अवेयर हो कि भाई साहब हम पैसे दे रहे हैं तो हमें अधिकार भी मिलना चाहिए. ठीक है, इस चीज के लिए स्ट्रगल किया गया कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि बायर को ही सामान देख के खरीदना होगा, सेलर तो जो बेचना चाहे बेच देगा, तुम्हें टोपी पहना देगा. ठीक है, तो इस माइंडसेट को चेंज करने के लिए, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को शिफ्ट करने के लिए, ताकि ये इंश्योर किया जाए कि क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो सेलर के ऊपर रिलाई करती है, वो सेलर के ऊपर डिपेंड करती है कि अगर मैं कुछ सामान बेच रहा हूं तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं सामान सही तरीके से बेचूं. पहले तो क्या माना जाता था कि वो जो खरीदने वाला है उसकी जिम्मेदारी है, वो जाने, उसका सिरदर्द.
ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शिफ्ट करना थी कि क्वालिटी इंश्योर करना गुड्स एंड सर्विसेज की, ये सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो इस चीज में चेंज लाने के लिए, एक लंबा स्ट्रगल लड़ा गया। ठीक है, और फिर इस तरह से कंज्यूमर मूवमेंट इवॉल्व हुए। अगर हम वही बात करें कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया, तो इंडिया में कैसे आया कंज्यूमर मूवमेंट? तो द कंज्यूमर मूवमेंट एज अ सोशल फोर्स ओरिजिनेटेड विद द नेसेसिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स अगेंस्ट अनएथिकल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। वही कि जो अनएथिकल, अनफेयर तरीके से, गलत तरीके से सामान बेचे जा रहा था, ट्रेड किया जा रहा था, उस गलती में एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था कंज्यूमर का, और उसको बचाने के लिए एक आदमी, मतलब वो ये संगठन में शक्ति होती है ना, तो एक आदमी दो आदमी से कुछ नहीं हुआ, एक सोशल फोर्स की तरह, ठीक है, एक सामाजिक, जैसे आप बोलोगे कि कैसे चेंज आया, तो लीगल चेंज नहीं आया, लीगल चेंज तो बाद में आएगा, पहले समाज उपभोक्ता के संदर्भ में अपने आप को देखते हुए, मतलब जो सोसाइटी थी, दे सॉ देमसेल्फ एज अ कंज्यूमर, सोसाइटी ने अपने आप को एक कंज्यूमर की तरह देखा। उन्होंने बोला कि जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तो ये एक लाला सेठ दूसरे लाला सेठ सब मिलके हमें क्या कर देंगे, लाल कर देंगे। तो बेहतर यह है कि सारा समाज एक साथ जागरूक हुआ। वो जागो ग्राहक जागो, वो सरकार की मुहिम थी, लेकिन जैसे अगर आप देखोगे तो वो सही चीज है कि सारे ग्राहकों को जागना पड़ा। तो एज अ सोशल फोर्स ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ, कंज्यूमर मूवमेंट, जहां पे जितनी भी अनएथिकल अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस थी, सच एज क्या, रैम्पेंट फूड शॉर्टेज, ठीक है, खाना होता भी था, फूड ग्रेन्स होते भी थे, तो मार्केट में बेचे नहीं जाते थे, उसको क्या कर लिया जाता था, होर्ड करके रखा जाता था। होर्डिंग मतलब कि ताला डाल दिया, अंदर सामान भरा हुआ है, बाहर बोलते थे कि भैया कमी है सामान की, सामान है ही नहीं। क्यों ऐसा क्यों करते थे? बेचने के लिए रखा, बेचो। अब जब ये बताएंगे लोगों की बहुत कमी है, 10-20 दिन तक ये बोलेंगे, तो 21वें दिन आदमी क्या बोलेगा कि मैं ज्यादा पैसे भी देने को तैयार हूं अगर थोड़ा भी आपके पास कुछ हो। तो वो जो होर्डेड सामान है उसको फिर महंगे दामों में बेचा जाता था। ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग होती थी। ब्लैक मार्केटिंग ऐसी, ब्लैक मार्केटिंग मतलब क्या, ऐसे काले कलर में सामान बेचते थे? नहीं, ब्लैक मार्केटिंग मतलब वही कि जो सामान 10 रुपए में बिकना चाहिए था उसको होल्ड करके रख लिया, और फिर उसको क्या है, दूसरे रूट से ब्लैक में बेचा जा रहा है। जैसे सरकार ने गैस सिलेंडर जो है 900 रुपए में देने को बोला है, ठीक है, जिसके पास कार्ड होता है 900 रुपए में उसको गैस सिलेंडर मिल जाता है। अब किसी के पास कार्ड नहीं है, उसको गैस सिलेंडर चाहिए, तो गैस सिलेंडर एजेंसी वाला क्या बोलेगा, 1200 रुपए दे दो, मैं दे दूंगा, घर पहुंचा दूंगा सिलेंडर। ठीक है, तो इस तरह से ब्लैक मार्केटिंग होगी चीजों की। फाइन, तो ये अनएथिकल और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही थी। ठीक है, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड एंड इडेबल ऑयल, मिलावट कर दिया जा रहा था खाने के सामान में, ठीक है, खाने के तेल में, और इन्हीं सारी चीजों से परस्त होकर, परेशान होकर, ठीक है, दिस गेव बर्थ टू द कंज्यूमर मूवमेंट इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म इन 1960s। तो 1960 के दशक में हमारे देश में सारे जो कह सकते ग्राहक थे वो एक साथ आए, उपभोक्ता जो थे वो एक साथ आए, एंड दिस गेव अ राइज टू द कंज्यूमर मूवमेंट इन 1960s। क्या हुआ इसमें, जैसे अगर आप देखोगे तो टिल 1970s कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस वर लार्जली एंगेज्ड इन राइटिंग आर्टिकल्स एंड होल्डिंग एग्जीबिशंस। ठीक है, आर्टिकल लिखना, एग्जीबिशन होल्ड करना, इन सारी चीजों पे काम करने लगे लोग। जो है, जो कंज्यूमर ग्रुप्स बनाए गए, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए, तो वो आर्टिकल लिखते थे, लोगों को अवेयर करते थे। ठीक है, दे फॉर्म्ड कंज्यूमर ग्रुप्स टू लुक इनटू द माल प्रैक्टिसेस इन राशन शॉप्स एंड ओवरक्राउडिंग इन रोड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो जैसे अगर आप देखेंगे तो जो क्या हो रहा है, जैसे अगर आप देखेंगे तो राशन शॉप्स में गड़बड़ होती थी बहुत ज्यादा। अब राशन शॉप पे जो आदमी सामान लेने जा रहा है वो ऑलरेडी कह सकते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन व्यक्ति है, उसके साथ में भी अगर क्या हो रहा है कि वही सामान को होल्ड कर लिया है, ब्लैक में बेचा जा रहा है। राशन शॉप में जो गेहूं आता है वो 2 रुपए किलो में बेचना है। लोग बोल देंगे राशन शॉप वाले क्या कि खत्म हो गया, और वही गेहूं को 12 रुपए में बेच देंगे मार्केट में, तो भी 10 कमा लेंगे वो। ठीक है, सरकार को तो उन्हें 2 ही देना पड़ेगा। तो ये सारी जो माल प्रैक्टिसेस हो रही थी, इसके चलते क्या है, कंज्यूमर मूवमेंट्स ने इन मुद्दों को उठाया। ठीक है, मोर रिसेंटली इंडिया विटनेस्ड एन अपसर्ज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर ग्रुप्स, और अलग अलग मुद्दों को फिर उठा के इसी तरह से बहुत सारे कंज्यूमर ग्रुप्स बनना शुरू हो गए। ठीक है, तो अब जब बहुत सारे कंज्यूमर ग्रुप्स बन रहे थे तो इसका क्या इंपैक्ट हुआ, ध्यान रखते चलना। सवाल कहां से आ सकता है वो भी बताते जा रहा हूं मैं आपको कि हाउ डिड द कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया इवॉल्व। हर एक स्लाइड पे एक क्वेश्चन और एक आंसर होता है। अगर आप बहुत ध्यान से, इफ यू ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइंस, यू विल गेट कि हर एक स्लाइड पे एक क्वेश्चन एक आंसर होता है। ठीक है, तो कंज्यूमर मूवमेंट इंडिया में कैसे इवॉल्व हुआ, दिस इज हाउ द कंज्यूमर मूवमेंट इवॉल्व। अनएथिकल अनफेयर प्रैक्टिसेस के चलते, ठीक है, आप कंज्यूमर मूवमेंट में एक अपसर्ज देखने को मिलती है। ठीक है, और वो इस तरह से इवॉल्व होती है। अब इसका इंपैक्ट था, इसका कुछ अचीवमेंट था, ये जो कंज्यूमर मूवमेंट धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा था, इससे क्या मिला, इससे ये मिला
कि वही संगठन में शक्ति, जब लोग एक साथ आए ना तो उससे क्या हुआ कि द मूवमेंट सक्सीडेड इन ब्रिंगिंग प्रेशर ऑन बिजनेसेस एज वेल एज गवर्नमेंट टू करेक्ट बिजनेस कंडक्ट विच मे बी अनफेयर एंड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एट लार्ज। ठीक है, तो जब अब एक ग्राहक जागरूक हो रहा है, 2 ग्राहक जागरूक हो रहे हैं, 200 ग्राहक जागरूक हो रहे हैं, 2 लाख ग्राहक जागरूक हो रहे हैं ना, तो इससे क्या हुआ, इससे ये समझ में आ गया कि अब हमें हमारी मतलब बिजनेसेस को, गवर्नमेंट्स को ये समझ में आ गया कि अब कुछ अगर अनफेयर और अनजस्ट है अगर कंज्यूमर के लिए तो वो रोकना होगा, क्योंकि पीपल आर बिकमिंग अवेयर। अवेयरनेस इज दी की, ठीक है, यहां पे अधिकार मिलने के लिए लोगों को पहले ये एहसास तो करवाना होगा ना कि आपके क्या अधिकार हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फिर क्या है कि इस तरह से कंसेंसस डेवलप हुई। ठीक है, बिजनेसेस हो गए या फिर आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो हो गई, तो उन्हें भी ऐसा लगने लगा कि वी आर रिक्वायर्ड टू रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स। ठीक है, एंड एट द एंड होता क्या है, एट द एंड जैसे देखोगे तो 1986 ईयर ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में 2 ईयर है क्या कि 1986 आते आते इंडियन गवर्नमेंट जो था, तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक्ट इनएक्ट करा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लॉ बना दिया 1986 में। और 1986 ही क्यों, ये भी नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊंगा। तो 1986 आते आते कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया, जिसे पॉपुलरली कोपरा भी कहा जाता है। कोपरा एक्ट क्या है, तो ध्यान रखना कोपरा एक्ट क्या है, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट, ठीक है, व्हेन द प्रेशर ऑन गवर्नमेंट एंड बिजनेसेस वाज क्रिएटेड बाय द कंज्यूमर ग्रुप्स, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड एन एक्ट इन 1986 फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स, कॉमनली नोन एज कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ध्यान रहेगा, सिंपल। ठीक है, तो इस तरह से लॉ लाया गया कि अब कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या होगा, ठीक है, उनको कैसे मतलब आगे कंज्यूमर राइट्स में हम पढ़ेंगे कि उनको क्या क्या अधिकार होंगे, क्या क्या उनके राइट्स होंगे, ये सारी चीजें क्लियर हुआ। आगे बढ़े एक और कदम, तो कंज्यूमर इंटरनेशनल, ठीक है, कंज्यूमर इंटरनेशनल जो है, जैसे कंज्यूमर्स इंटरनेशनल, ठीक है, कंज्यूमर्स इंटरनेशनल जो है, तो ये जैसे अगर आप देखोगे तो ये एक बॉक्स में डिटेल दी आपको। कंज्यूमर्स इंटरनेशनल क्या है, तो जैसे इंडिया में लोग परेशान हो रहे हैं, वैसे ही आप क्या देखेंगे अमेरिका में भी हो रहे होंगे कंज्यूमर्स, वैसे यूरोप में भी हो रहे होंगे, वैसे अफ्रीका में भी, वैसे साउथ ईस्ट एशिया में भी हो रहे होंगे। तो अब केस क्या था, अब केस क्या था कि सारे कंज्यूमर्स को इंटरनेशनली भी जोड़ा जाना चाहिए, और इंटरनेशनली राइट्स की बात, राइट्स के मतलब राइट्स के कंटेक्स्ट में आवाज उठाना कौन करता है, यूनाइटेड नेशंस। तो 1985 में यूनाइटेड नेशंस ने, ठीक है, अडॉप्टेड दी यूएन गाइडलाइंस फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब आपको समझ में आया हमारी कंट्री में 1986 में कोपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों पास हुआ, क्योंकि यूएन ने एक गाइडलाइन इशू कर दी कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए। और मोस्ट ऑफ द केसेस में जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती है, तो वो यूएन के द्वारा जो स्टैंड लिया जाता है उस स्टैंड पे वो कंट्रीज एक्ट करती है। तो जब यूनाइटेड नेशंस ने गाइडलाइन इशू करी कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, और वो गाइडलाइंस क्यों थी, तो गाइडलाइंस इसलिए थी कि ये एक टूल होगा फॉर द नेशंस टू अडॉप्ट मेजर्स टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स एंड फॉर कंज्यूमर एडवोकेसी ग्रुप टू प्रेस देयर गवर्नमेंट्स टू डू सो। मतलब कि यूनाइटेड नेशंस ने बोल दिया, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे एक कह सकते हैं कि एक कॉलोनी में एक सर्कुलर इशू हो जाता है, कॉलोनी के सेक्रेटरी बोल देते कि हमें ये करना चाहिए। तो अब क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग जो सोच रहे थे कि ये करना है नहीं करना है, तो वो सोचते हैं यार कॉलोनी के सेक्रेटरी ये बोल रहे हैं तो कर लेना चाहिए। तो वैसे ही क्या होता है कि यूनाइटेड नेशंस ने जब एक गाइडलाइन इशू कर ली कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए इन इन चीजों का ध्यान रखना होगा, या फिर ये लॉज को फॉलो करना चाहिए, इस तरह से राइट्स होना चाहिए, तो बहुत सारी कंट्रीज ने भी बोला कि यार अब यूनाइटेड नेशंस ही कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन के लिए गाइडलाइन दे रहा है, तो वी शुड अबाइड बाय दैट। ठीक है, तो वही हुआ कि ये एक टूल की तरह यूज किया गया नेशंस के द्वारा, ताकि वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए कुछ मेजर्स अडॉप्ट कर सकें। साथ ही साथ जो कंज्यूमर एडवोकेसी ग्रुप्स थे, जो ग्रुप्स लड़ रहे थे ना कंज्यूमर राइट्स के लिए, जो कंज्यूमर मूवमेंट चला रहे थे, तो उन लोगों को क्या मिल गया, उन लोगों को एक तरह से मिल गया, एक स्तंभ मिल गया, उन लोगों को एक पॉइंट मिल गया कि अब हम पुश कर सकते हैं, हमारी सरकार को बोलेंगे देखो देखो यूएन ने कर दिया तुम भी करो वैसा। ठीक है, तो at the international level this has become the foundation for consumer movement, और इसी चीज को एक स्तंभ मानते हुए कंज्यूमर मूवमेंट जो इसके आजू बाजू इवॉल्व हुआ, जिन जिन कंट्रीज में कंज्यूमर राइट्स के लिए एक्ट्स आए, तो उसके लिए बेस कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स इंटरनेशनल था। ध्यान रहेगा, तो कंज्यूमर्स इंटरनेशनल एक एम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है, तो टुडे कंज्यूमर्स इंटरनेशनल हैज बिकम एन अम्ब्रेला बॉडी टू कवर ओवर 200 मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम ओवर 100 कंट्रीज। 100 से ज्यादा देशों में आप जैसे देख रहे हैं, तो हर देश में जो अलग अलग कंज्यूमर ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, तो उन कंज्यूमर ग्रुप्स को अपने अंडर में अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्या है, अम्ब्रेला कैसा होता है, एक अम्ब्रेला के अंदर सब आ जाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही कंज्यूमर्स इंटरनेशनल कंज्यूमर राइट्स के लिए एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है, जहां पे अलग अलग देशों में और जो कंज्यूमर ग्रुप्स चल रहे हैं, तो वो सारे कंज्यूमर ग्रुप्स
कंज्यूमर्स इंटरनेशनल के साथ मिलकर कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करते हैं ताकि कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो दिस वाज कंज्यूमर मूवमेंट। नेक्स्ट वीडियो में सारे के सारे कंज्यूमर राइट्स पढ़ेंगे। आशा करता हूं चीजें यहां तक आपको समझ में आई है। टेलीग्राम चैनल जो है हमारा टीम डीएसआर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से याद से ज्वाइन कर लेना ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे, कब कौन सा सेशन आ रहा है, नोट्स आप वहां से ले सकते हो। फाइन, अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।